मित्रों, मेवाड़ की इस धरती पर सर्वप्रथम तो मैं जिसे भारत के शौर्य और पराक्रम की राजधानी कह सकते हैं, मैं नमन करता हूं। जब इस क्षेत्र में आते हैं तो एक आत्मगौरव और शौर्य का अनुभव होता है, क्योंकि यहाँ पर आकर हमें महाराणा प्रताप, राणा पूंजा भील, मीराबाई जी, पन्ना भाई, भामाशाह यानी दान देखना हो, बलिदान देखना हो, स्वाभिमान देखना हो, सभी की प्रेरणा इस धरती से मिलती है। परंतु इधर जब हम यहाँ आते हैं तो आजकल ये कष्ट और वेदना का अनुभव भी होता है। कष्ट और वेदना का अनुभव इसलिए कि ये वो धरती है जिसके सर को कोई झुका नहीं पाया, जिसके लिए हमने बचपन में इस मेवाड़ की धरती के लिए वो पंक्ति सुनी थी, जमा सके इस अधिकार कभी, खिलजी लेकर हथियार नहीं और ठहरी तलवार। अगर अफसोस कि वो तलवार जहां सर झुक नहीं पाया, कांग्रेस के दौरे हुकूमत में अशोक गहलोत जी के शासनकाल में सर तन से जुदा कर दिया। और उससे बड़े दुख की बात यह है, ये वो राज्य है जहां 2019 के लोकसभा चुनाव में आपको याद हो, कांग्रेस ने अपने घोषणा पत्र में कहा था कि देशद्रोह का कानून यानी सेडिशन लॉ, उसको वो गलत मानती है, इसका दुरुपयोग किया जा सकता है, इसलिए हम इसको समाप्त करेंगे। मगर यदि 2019 के बाद पहला राज्य था जिसने सेडिशन के कानून का, देशद्रोह के कानून का प्रयोग किया, तो वो राजस्थान था। किसके विरुद्ध? इस सबतन से जुदा वाले नारे लगाने वाले लोगों के खिलाफ नहीं, विधायकों के खिलाफ। किन विधायकों के खिलाफ? अपनी कांग्रेस पार्टी के विधायकों के खिलाफ, जो उनके विरोधी गुट के माने जाते थे। यह दर्शाता है कि यहां पर किस प्रकार की दुखद परिस्थितियों का निर्माण हुआ, चाहे रतन सोनी की हत्या हो या बांसवाड़ा में 2 छात्राओं द्वारा दुखद परिस्थितियों में आत्महत्या, प्रतापगढ़ क्षेत्र में महिला का जिस प्रकार से अपमान किया गया, आदिवासी समुदाय की महिलाओं के साथ जिस प्रकार के अपमान की बात होती है, उसे देखकर इस शौर्य की धरती पर कभी कभी मन का धैर्य जवाब देता है। इसलिए मैं साफ सवाल पूछना चाहता हूं कांग्रेस पार्टी की सरकार से, क्या आपकी आदत नहीं बदली है और फितरत नहीं बदली? क्या आतंकवाद का समर्थन करके भी आप सियासत करना चाहते हैं? क्योंकि राजस्थान ही एकमात्र प्रांत रहा जहां ऐसी घटना हुई, और एकमात्र प्रांत रहा जहां प्रतिबंध लगने से चंद दिन पहले कोटा में पीएफआई, पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया, जो अब बाकायदा न्यायालय के द्वारा प्रतिबंधित एक संगठन है, वहां रैली निकालने की कोशिश की। यह परिस्थितियां इससे पहले कभी राजस्थान में देखने को नहीं मिली। वादों और गारंटी का दावा करने वाले लोग, उनसे मैं पूछना चाहता हूं कि बेरोजगारों को बेरोजगारी भत्ता देने का वादा क्या हुआ? उस वादे की बजाय गारंटी ये मिली कि दर्जनों बार, 1.5 दर्जन से अधिक बार पेपर लीक। किसानों से कहा था कि चुटकी बजाते अंदाज में राहुल गांधी जी ने 2018 के चुनाव में, जब मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़ के चुनाव हो रहे थे, और ये कहा था बस 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10 दिन में सारा कर्जा माफ कर दूंगा। आज 5 साल के बाद भी किसान परेशान होकर पूछ रहा है, और जो नहीं होता था वो हुआ। सांप्रदायिक सौहार्द यहाँ कभी खराब नहीं रहता था, वो बिगड़ा। कानून व्यवस्था के लिए कभी ऐसी स्थिति नहीं रहती थी, वो स्थिति देखने को मिली। महिलाओं पर अत्याचार, अनुसूचित जाति के लोगों के ऊपर अत्याचार, इन सब में राजस्थान ने रिकॉर्ड तोड़ दिया। और मैं ये भी कहूँ, पेट्रोल और डीजल के दामों में भी पूरे देश में अव्वल रहने का काम अशोक गहलोत के दौरे हुकूमत में, कांग्रेस के दौरे हुकूमत में राजस्थान में। इसलिए और उसके ऊपर उनकी पार्टी में जन सरोकार, जन समस्याओं से मुंह मोड़कर आपसी लड़ाई और द्वंद में ही उनकी सरकार का कार्यकाल जाता है। इसलिए यदि मैं एक पंक्ति में कहूं तो कांग्रेस के शासनकाल में
नौजवान हैरान, वो समझ ही नहीं पा रहा है कि कितनी बार पेपर लीक होते हैं। किसान परेशान, कानून व्यवस्था लहूलुहान, सरकार में आपसी घमासान और किताबों में महाराणा प्रताप की जगह अंतर्मन। ये है 5 साल का कांग्रेस के शासन का राजस्थान। दूसरी तरफ अगर हम देखें केंद्र में कि नरेंद्र मोदी जी की सरकार में जिस प्रकार के परिवर्तन हुए, 50 करोड़ लोगों को जनधन अकाउंट मिला है, 11 करोड़ लोगों को शौचालय मिला, राजस्थान में भी 83 लाख घरों में शौचालय मिला है। उज्ज्वला योजना के तहत राजस्थान में भी 70 लाख उन गरीब महिलाओं को गैस का कनेक्शन मिला जिनके लिए गैस का कनेक्शन बहुत बड़ी बात हुआ करती थी। देश में यदि 12 करोड़ किसानों को किसान सम्मान निधि मिली है तो 80 लाख किसानों को राजस्थान में भी किसान सम्मान निधि मिली है। हमने जो काम किया है वो पूरी ईमानदारी, पारदर्शिता के साथ। यहां तक कि अगर आप जो ट्राइबल कंपोनेंट है बजट, उसके बजट एलोकेशन को देखेंगे तो इनके जमाने में 2013-14 में 20,000 करोड़ था और हमारे टाइम में आते आते 1,20,000। जनजातीय क्षेत्रों में हम देखें तो जनजातीय गौरव दिवस स्थापित करने का काम प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने किया। नवंबर के महीने में ही हम उसे गौरव के साथ करें। जनजातीय विश्वविद्यालय बनाने का काम हमारी केंद्र सरकार, पूरे भारत में स्वतंत्रता संग्राम में जनजातीय समुदाय का जो योगदान है वो उसको स्थापित करने के लिए दर्जनों जगहों के ऊपर जनजातीय म्यूजियम, संग्रहालय बनाए गए जिसमें उसके इतिहास की गौरव गाथाओं को भी समझे। इसलिए एक तरफ केंद्र में मोदी जी के नेतृत्व में शानदार तरीके से काम करती हुई सरकार, दूसरी तरफ राजस्थान को परेशान, हैरान और लहूलुहान करती हुई अशोक गहलोत जी की सरकार। मतलब इससे ज्यादा और क्या हो सकता है। तो ये राजस्थान एक ऐसा राज्य रहा जो अद्भुत है। किसी पॉलिटिकल पार्टी की हिस्ट्री में ऐसा नहीं हुआ होगा कि वो जिसको अपना राष्ट्रीय अध्यक्ष बना रहे थे वो बागी हो गए। अशोक गहलोत जी की बात, जहां का मुख्यमंत्री बागी खेमे में माना जाए, प्रदेश अध्यक्ष लोटात्रा जी बागी खेमे में माना जाए, विधानसभा अध्यक्ष सीपी जोशी बागी खेमे में माने जाए, जहां पर केंद्रीय पर्यवेक्षक के रूप में वो अजय माकन जी की बाइट आपको याद होगी, जो विधायक मिलने नहीं आए, मैं जाकर हाईकमान से शिकायत करूंगा, बड़े बेआबरू होकर के पीछे से ये स्थिति देखने को मिली हो। और अब क्या कहा जाए, ये तथाकथित मोहब्बत की दुकान चलाने वालों के दिल में एक दूसरे के लिए क्या मोहब्बत है, भाई मैं नहीं कह रहा हूं, वो वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें बकौल कांग्रेस के नेता अशोक गहलोत जिंदाबाद और राहुल गांधी और सोनिया गांधी मुर्दाबाद। इसके बाद भी कुछ करने को रह जाता है। क्या वाद, क्या विवाद, क्या संवाद, क्या प्रवाद। इसीलिए राजस्थान की जनता को इन कष्टों का सामना करना पड़ रहा है। मुझे पूर्ण विश्वास है कि राजस्थान की जनता इन चुनावों में निर्णायक, प्रभावी और प्रचंड जनादेश भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में देगी और अशोक गहलोत जी की सरकार से जिस प्रकार के कष्ट मिल रहे हैं उनका निवारण। एक बिंदु में और कह देना चाहता हूं, मैं कांग्रेस पार्टी से पूछना चाहता हूं कि राज्यों के चुनावों में आप अंतर्राष्ट्रीय विषयों को क्यों ले आते? कांग्रेस वर्किंग कमेटी फिलिस्तीन के पक्ष में प्रस्ताव पारित करती है, हमास के मुंह में दही जमा के क्यों बैठ जाते? हम भी फिलिस्तीन के पक्ष में हैं, परंतु भारत सरकार की स्थापित नीति है 70-75 वर्षों से कि शांतिपूर्ण वार्ता के द्वारा इजराइल के साथ सह अस्तित्व के साथ, अगर आप वार्ता पे ध्यान देना, शांतिपूर्ण पे ध्यान देना, सह अस्तित्व पे ध्यान है, वहां पर एक दूसरे को बर्बाद करने का विचार है। और उसके बाद पूछना चाहता हूं, ये रशिया यूक्रेन वॉर के ऊपर कभी कांग्रेस वर्किंग कमेटी ने प्रस्ताव पारित किया? भाई
बताएं कौन से इंटरनेशनल कॉन्फ्लिक्ट के ऊपर उन्होंने प्रस्ताव पारित। उसके बाद प्रियंका गांधी जी का ट्वीट, उसके बाद सोनिया गांधी जी आर्टिकल लिखती है अखबारों में। क्रोनोलॉजी देखिए, यानी घटना का कालानुक्रम देखिए। फिर केरल में हमास का एक आतंकवादी रैली को संबोधित कर देता है, और इसके बाद भी केरल से कश्मीर तक सेक्युलरिज्म के सारे सूरमा हमास के मामले पे मौन साधना में है और राम मंदिर के मामले में मुखर विरोध में है। यानी अब बिल्कुल साफ है कि यह तथाकथित INDIA गठबंधन जो कहता था जुड़ेगा भारत, जीतेगा इंडिया, अब साफ लग रहा है इनका नारा है जुड़ेगा कट्टरपंथी, जीतेगा हमास। इसलिए मैं उनसे यह भी पूछना चाहता हूं, हमारी नीति बहुत साफ है बतौर भारतीय जनता पार्टी, हमारी नीति बहुत साफ है केंद्र सरकार के रूप। आप अपनी नीति बताइए। मगर अफसोस क्या है कि आतंकवाद या हो अपराध, हर चीज को सियासत के तराजू पर तौल कर देखा जाता है। ये अपने आप में बहुत दुखद और दुर्भाग्य। इसलिए मैं अंत में पुनः ये कहना चाहूंगा कि अशोक गहलोत जी के शासनकाल में नौजवान हैरान, किसान परेशान, कानून व्यवस्था लहूलुहान, सत्ताधारी दल में घमासान, और किताबों में महाराणा प्रताप की जगह अकबर महान। परंतु अब की बार इस सरकार को निश्चित रूप से बदलेगा राजस्थान। धन्यवाद। लेकिन आपको नहीं लगता है कि बीजेपी ने गहलोत की गारंटी बनाम मोदी की गारंटी जो है वो चुनाव के रूप में, जो चुनाव को इस रूप में बनाना पड़ा है? देखिए, राजस्थान में लगभग 55 साल कांग्रेस ने शासन किया, आजादी के 78 साल, 55 साल। कोई पार्टी केंद्र में 50-55 साल शासन किया है। कोई पार्टी नई नवेली पार्टी हो, आजकल है ना एक आध नई नवेली पार्टी, जो नई नवेली भी है, अजब अजमेरी भी है, अपने आप में एक पहेली है, वो कहे कि हाँ साहब हम आएंगे और हम ये कमाल कर देंगे, ये कर देंगे, तो समझ में आता है। तो भाई आप तो सबसे लंबे समय तक सत्ता में रहे हुए हैं, सरकार में रह के चुके चुकाए हैं, भ्रष्टाचार में डूबे उतराए हैं। अब आप क्या कह रहे हैं? और 50-55 साल सिर्फ आपकी पार्टी का शासन नहीं रहा, ज्यादातर समय आपके खानदान का शासन रहा, परिवार का शासन रहा। तब नहीं किया और अब कहते हैं हम कर देंगे, तो वही जो एक कहावत है कि बाप न हमारी पेट की बिटवा तीरंदाज। अब आके समझाने का प्रयास कर रहे हैं, तो ये साफ दर्शाते हैं कि वादे खोखले। हाँ, इन्होंने जो वादा किया था ना किसान से पूरा हुआ, ना नौजवान का पूरा हुआ। गारंटी किस बात की मिली? गारंटी मिली अर्थव्यवस्था को ध्वस्त होने, गारंटी मिली राजस्थान के अंदर कानून व्यवस्था को, गारंटी मिली महिलाओं के अत्याचार की, गारंटी मिली पेपर के लीक की, गारंटी यह भी हो सकती है इनकी सरकार आने के बाद कि ये सरपंच से जुदा जैसी घटनाओं की भी गारंटी हो। इसलिए राजस्थान की विवेकपूर्ण जनता ये समझती है। मैं पुनः कह रहा हूं, अपराध में भी टॉप पे, आतंकवाद का समर्थन देने में भी टॉप पे, और पेट्रोल डीजल की कीमत में भी टॉप। इसीलिए मैंने अर्थव्यवस्था की सबसे क्या होगा कि कड़ा की सुरक्षा के लिए कोई कानून बीजेपी लाना चाहती है? और देखिए, महिला सुरक्षा के लिए कानूनों में आमूलचूल परिवर्तन प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी की सरकार आने के बाद हुआ। अगर आप याद करें तो हमने बलात्कार के आरोपियों की सजा बढ़ाई, माइनर्स के साथ बलात्कार करने वालों के लिए मृत्युदंड का प्रावधान किया, हमने फास्ट ट्रैक कोर्ट की व्यवस्था की ताकि उसके ऊपर कड़ाई से कार्य हो। और सकारात्मक पक्ष में देखें तो महिलाओं को 6 महीने का पूर्ण वेतन के साथ मातृत्व अवकाश को हमने सुनिश्चित किया। अगर आप उस ढंग से देखिए तो पैरामिलिट्री फोर्सेज में भी महिलाओं का पहली बार कमीशन हमारे टाइम में शुरू हुआ, और फाइटिंग फोर्स में भी, और जो युद्धक विमान उड़ाते हैं उनमें भी शुरुआत हुई। और उन सबसे ज़्यादा अगर देखें, भारत की संसद ने अभी अपने पिछले विशेष सत्र में नारी शक्ति बंधन अधिनियम पारित करके महिलाओं के लिए विधानसभा और संसद में स्थान दिया। इतना ही नहीं, चांद के अछूते कोने को छूने वाला भारत पहला देश बना। तो प्रधानमंत्री जी ने उस पॉइंट का नाम भी पॉइंट शिव शक्ति रखा। मुझे लगता है जमीन से आसमान तक महिलाओं को काम से लेके सम्मान तक जो स्थान मोदी जी की सरकार ने दिया है वो अभूतपूर्व।
जहाँ हम बात कर रहे हैं कि उसके बारे में किसी को जानने की, कोई जनता को जानने की जरूरत नहीं है। बड़ी विचित्र बात है जो लोग आरोप लगाते हैं। कारण क्या है, इनको क्या जरूरत है, तो पूरा वैसे ही अंदर कर लेते हैं। अब मैं उदाहरण देना चाहूँ, चेक के द्वारा पैसा देने का तो प्रावधान था, ये तो मांग इन्हीं लोगों ने उठाई थी कि गोपनीय होना चाहिए। अदरवाइज चेक का प्रावधान तो पहले भी था। कोई भी संगठन या व्यक्ति या संस्थान या बिजनेस हाउस चेक के द्वारा किसी भी उसको दे सकता है। तब स्वयं कहा कि नहीं, चेक से द्वारा नहीं, क्योंकि उससे तो हर चीज एक्सपोज हो जाती है। जब यह व्यवस्था की गई, एक्चुअली में इनके सामने समस्या क्या है कि इन्हें कोई भी चीज नंबर 1 में चाहिए ही नहीं। आदत और फितरत बन गई है नंबर 2 की, इसलिए ये बात। लेकिन केंद्र सरकार की तरफ से सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा दिया गया है कि जनता को जानने की इसकी जरूरत नहीं है कि किसने दिया है, क्या दिया है। यही तो कह रहा हूँ, राजनीतिक दलों ने ही ये बात कही थी कि पॉलिटिकल डोनेशन, यही दल जो आज हमसे सवाल पूछ रहे हैं, इसलिए केंद्र सरकार ने सही कहा। उसने कहा भाई अगर आपको प्रत्यक्ष देना है तो आप चेक से दे सकते हैं। आप नहीं चाहते कि आपकी बात ओपन हो तो आप इलेक्ट्रॉनिक बॉन्ड्स के द्वारा दे सकते हैं, मगर उसमें खासियत यह है वो गोपनीय है, मगर नंबर 1। अभी जो ये लोकसभा चुनाव से पहले ये 5 राज्य, देखिए बहुत लोग सेमीफाइनल करते गए साहब पिछले 9 साढ़े 9 सालों में, कितने बदलाव आ गए। अभी तो मैं तो ये सिर्फ ये मानता हूँ कि हमें और अगला जनादेश 2024 में मिलने वाला है, उसको भी हम सेमीफाइनल ही मानते हैं। क्यों? क्योंकि फाइनल डेस्टिनेशन तो वो है जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने 15 अगस्त को कहा है कि 25 साल का अमृतकाल समाप्त होते होते भारत को नंबर 1 की अर्थव्यवस्था और विकसित अर्थव्यवस्था। टिकट वितरण के बाद जिस तरह से बवाल हुआ और उसको लेके आपको नहीं लगता है कि बैकफुट पे बीजेपी आ गई और गौरव मंडप जो यहाँ से चुनाव लड़ रहे, वो आरोप लगा रहे कि इस बवाल के कारण जो यहाँ के प्रदेश अध्यक्ष है सीपी जोशी, वो अपने क्षेत्र में नहीं जा पा रहे, तो कहीं ना कहीं कार्यकर्ताओं आक्रोश है। देखिए एक और है, अगर उदयपुर संभाग की बात करें तो अभी तक कोई भी ब्राह्मण कम्युनिटी से टिकट नहीं दिया गया। एक बड़ा जातीय समीकरण जो है साधने की कोशिश की जाती है, तो कहीं कहीं विफलता रही बीजेपी की इसमें। अब देखिए जो आपने बात कही, टिकट वितरण के समय कई जगहों पर एक से अधिक प्रत्याशी होते हैं, वो योग्य होते हैं, समर्पित होते हैं, परंतु वो सारी बातें तात्कालिक रूप से भावनात्मक आवेग आ सकता है, परंतु अब सारी चीज़ें क्रमशः स्थापित होती हैं। क्योंकि हमारे और कांग्रेस के चरित्र में एक मूलभूत अंतर है। हम विचारधारा प्रेरित कैडर आधारित पार्टी, कांग्रेस सत्ता प्रेरित लीडर आधारित पार्टी, इसलिए वहां पे टकराव अलग है। वहां तो आप देखते हैं। अच्छा ये बताइए, ये 3 राज्यों में रहे, 3 राज्यों में एक जगह बताइए जहां ये 2 में न फंसे। यहाँ गहलोत जी और पायलट जी, तो वहाँ कमलनाथ और दिग्विजय सिंह, तो वहाँ सिंहदेव और भूपेश। मतलब कांग्रेस की तो पूरी स्थिति ये है कि चलती चक्की देख के दिया कबीरा रोए, 2 पाटन के बीच में साबुत बचे। अब जहाँ तक आपने कहा किसी समुदाय को प्रतिनिधित्व देना, हमारी सरकार, हमारी पार्टी सरकार सभी समुदायों को बगैर कोई विचार किए हुए ईमानदारी से लाभ पहुंचाती है। पार्टी सभी को सम्मान और स्थान देती है। मगर आपने कहा तो मुझे एक बात याद है, देखिए राजनीति किस प्रकार की है कि एक समुदाय को तो फिलिस्तीन तक जोड़े रहो और दूसरे समुदाय को तरह तरह से तोड़े रहो। कभी उत्तर दक्षिण में तोड़े रहो, कभी तमिल हिंदी में तोड़े रहो, कभी अगले पिछड़े में तोड़े रहो। ये षड्यंत्र समझने की आवश्यकता है। और यह भी हो सकता है कि षड्यंत्र वहां से निकला हो क्योंकि एक कॉन्फ्रेंस हुई थी, बयान नहीं था, इरेडिकेशन ऑफ सनातन धर्म, यानी हिंदी में कहेंगे तो हिंदू धर्म का समूल नाश, और उसके बाद ये बातें हुई हैं। इसलिए जब वो जाति पंथ की बात करते हैं तो उनका दोहरा चरित्र बहुत साफ है। झूठ की इंतहा होती है। वास्तविकता ये थी, पहली बात राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी के बारे में विरोध करने का, उनके पहले अभिभाषण का बहिष्कार करने, उसके बाद उनके लिए राष्ट्रपत्नी जैसे आपत्तिजनक शब्द का प्रयोग करने, उसके बाद उस पर निर्लज्जता से अड़े रहने वाले। कहते नहीं हिंदी भाषी नहीं उसने। अरे भाई ये बताइए, सोनिया गांधी जी तो इटालियन भाषी हैं, उनसे आज तक ऐसी गलती नहीं हुई कि पति पत्नी का मतलब क्या होता है, और आप कह रहे हैं कि नहीं है, ये आपके मन की भावना है। हाँ जो घटना थी उसको मैं स्पेसिफाई कर दूं। क्या होता है
कि जो जगन्नाथ मंदिर के अंदर है, जिस दिन रथ यात्रा निकलती है उस दिन किसी को भी अंदर जाने का अधिकार सिर्फ एक दिन के लिए है। बाकी सब जगह लोग बाहर से ही दर्शन करते। तो इसलिए रथ यात्रा वाले दिन जो वहां उपस्थित थे, जिसमें धर्मेंद्र प्रधान जी थे, अश्विनी वैष्णव जी थे, वो रथ यात्रा के हेतु से गए थे, इसलिए वो वहां पे थे जहां से विग्रह निकाले जाते और बाकी दिन वो होता है। इसीलिए मैं कह रहा हूँ झूठ और प्रपंच का सामना। जैसे मुझे आपने कहा तो याद आ गया, माननीय उपराष्ट्रपति आते हैं तो सिर्फ राजस्थानी एक राज्य है जहां के मुख्यमंत्री प्रोटोकॉल में उनको रिसीव करने नहीं जाते, जबकि उपराष्ट्रपति राजस्थान से। हर जगह राज्य सरकार जो प्रोटोकॉल देती है, जो व्यवस्था में लोग रहते हैं उससे भी कम रहते हैं, और मुख्यमंत्री कभी मिलने नहीं गए। जबकि मैं एक और बात कह दूं, ये एक सुखद संयोग है कि भारतीय जनता पार्टी ने वो स्थिति बनाई है कि दोनों सदनों का संचालन राजस्थान की धरती के लोग करें, लोकसभा और राज्यसभा। अतः मुझे पूर्ण विश्वास है कि अब विधानसभा का भी संचालन इस बार भारतीय जनता पार्टी का कोई व्यक्ति राजस्थान में। वो राज्यपाल बन गए और उनका जो वर्चस्व था, उस वर्चस्व को उन्होंने अपने लंबे राजनीतिक जीवन में यहाँ के लिए बहुत सकारात्मक, प्रभावी, अद्वितीय काम किए हैं। हमारे जो उनके उत्तराधिकारी हैं ताराचंद जी जैन साहब, निश्चित रूप से उनकी विरासत को आगे बढ़ाते हुए और बेहतर तरीके से उन्हीं के दायित्वों का निर्वहन करेंगे। और हमारे फूल सिंह जी, मैं ये भी कह दूं, देखिए संयोग से ताराचंद जी हैं फूल सिंह जी, घनघोर अंधकार जब होता है उसके बाद तारा चमकता है। तो मुझे विश्वास है कि तारा चमकेगा और तारा चमकने के बाद फूल खिलता है, और फूल खिलने के बाद मेवाड़ का जो प्राचीन चिन्ह है सूर्य, वो चमकता हुआ दिखाई पड़ता है। तो जब मोदी जी के नेतृत्व में भारत 21वीं सदी में प्रखरता के साथ चमक रहा है, तो प्रखरता की यह धरती भी उसमें अग्रणी भूमिका निभाएगी। सरकार के ऊपर कार्रवाई है वो, और राजनीतिक चुनाव, इसका कोई आपस में संबंध है। मैं कांग्रेस से पूछना चाहता हूँ, 2014 की बाद हमारी सरकार आई है, वो 2014 से पहले ये बता दें कि उनके किसी नेता के ऊपर कभी उसने जांच एजेंसियों या कोर्ट कचहरी के चक्कर न काटे। मनमोहन सिंह जी की बात नहीं कर रहा हूँ, पीवी नरसिम्हा राव भारत के इतिहास के पहले प्रधानमंत्री थे जिन्होंने पद से हटने के बाद कचहरी में खड़ा होना पड़ा भ्रष्टाचार का। स्वर्गीय राजीव गांधी जी पहले प्रधानमंत्री थे जो भ्रष्टाचार के आरोप में घेरे में। लालू प्रसाद यादव जी 1997 में जेल चले, मतलब बताइए 86 में राजीव गांधी जी लपेटे में आए, 93 में आए नरसिम्हा राव जी, 97 में लालू जी जेल चले गए, पर्ची फाड़ रहे 2014 के बाद। इसलिए भ्रष्टाचार कांग्रेस का स्वाभाविक सहज चरित्र है। इसलिए अगर आप पूरा ट्रैक रिकॉर्ड उठा के देख लें, ये उनके नेचर में रिफ्लेक्ट होता है, उनकी प्रकृति का हिस्सा है। दूसरी तरफ मोदी जी का बहुत स्पष्ट कहना है कि हम भ्रष्टाचार से प्रभावी और निर्णायक लड़ाई लड़ेंगे। और इसीलिए आप देखिए, एक वो सरकार थी जिसमें 1 रुपया चलता था 15 पैसे पहुंचता था, अब 100 का 100 पैसे।